हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग 2023 का मॉडल टेस्ट पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11 के लिए अकाउंट सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आपको ये सारा बात तो पता ही होगा कि आपके पास 40 क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चन आपका कंपलसरी रहेगा, है ना। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें जो करेक्ट आंसर होगा उसको चूज करना है। और अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, तो आपका कोई भी मार्क्स कटेगा नहीं। वही सारा चीज यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे निर्देश में लिखा जाता है, इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और उसका हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड। बताओ हमारा पहला बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी बुक जो है वो कब पब्लिश किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1494। ये 1494 ईस्वी में आया गया था इसका। ठीक है, जिसको लाने वाला कौन था आपको पता है, ल्यूकस पासियोली इसका लाने वाला था। यानी ल्यूकस पासियोली जो है वही इसको इन्वेंट किया था 1494 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए ट्रांजैक्शन, क्योंकि लेन देन से रिलेटेड यहां पे सारा काम किया जाता है, तो इसीलिए इसका ट्रांजैक्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग इज आर्ट साइंस नन ऑफ दिस। आपको पता होना चाहिए ये आर्ट भी है और साइंस भी है, मतलब बोथ आर्ट एंड साइंस। इसका आंसर होता है बोथ आर्ट एंड साइंस। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला है विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। कौन सा हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस नहीं है। गोइंग कंसर्न ये तो एकदम है, कंसिस्टेंस ये भी है, कंजर्वेटिज्म ये भी है, अक्रूवल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। ये हमारा अजम्पशंस नहीं होता, ये हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। ठीक है, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो होता है, एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो आपका क्या होता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, ये अजम्पशंस नहीं होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ अकाउंट इज अडॉप्टेड बाय अ बिजनेसमैन। बताओ बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट को अडॉप्ट करता है। तो इसका आंसर होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है, ये ना ही कॉस्ट अकाउंटिंग को करता है, ना ही टैक्स अकाउंटिंग को, ना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। बिजनेसमैन का काम होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग को अडॉप्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ जर्नल। जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है 5 इसका कॉलम्स होता है। अगर आपको पता नहीं है तो हम बता दें, सबसे पहले होता है डेट का कॉलम, इसके बाद होता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, हाँ या ना, इसके बाद होता है लेजर फोलियो का कॉलम, उसके बाद डेबिट का कॉलम, उसके बाद क्रेडिट का कॉलम। यानी टोटल कॉलम अगर देखा जाए तो इस तरह से 5 कॉलम्स होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 जर्नल में टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। बताओ जब बिजनेस शॉप से प्रोप्राइटर मतलब मालिक जब गुड्स निकाल लेता है वहां से, तब हम लोग किसको डेबिट करते हैं। तो हम लोग ड्राइंग को डेबिट करते हैं। अगर बिजनेस से कुछ भी आप विड्रॉ करोगे तो आपका ड्राइंग कहलाता है, अगर तुम खुद के पर्पस के लिए निकालते हो तो ये ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, तो इसको ड्राइंग कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट कैश अकाउंट इज। बताओ कैश अकाउंट हमारा क्या होता है, क्या वो पर्सनल अकाउंट होता है, क्या वो रियल अकाउंट होता है, क्या वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसका राइट आंसर है रियल अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है। कैश हमारा क्या होता है, एसेट, और रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू एसेट्स, यानी रियल अकाउंट जो होता है वो एसेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस इज। बताओ ट्रायल बैलेंस हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या लिस्ट ऑफ बैलेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिस्ट ऑफ बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम लोग तीनों को रिकॉर्ड करते हैं। पर्सनल अकाउंट रहता है उसको भी दिखाते हैं, रियल अकाउंट रहता है उसको भी दिखाते हैं, नॉमिनल अकाउंट उसको भी दिखाते हैं। तो इसीलिए ये बैलेंस दिखाता है हर एक चीजों का, यानी लिस्ट ऑफ बैलेंस होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है तलपट, यानी वही ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अकाउंट होता है, पीएल अकाउंट होता है, लेजर होता है कि स्टेटमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमारा एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, वो अकाउंट नहीं होता है, उसमें हमारा डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, वो हमारा जो होता है वो क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति, अच्छा इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट इज ऑलवेज। बताओ एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, तो डेबिट होता है सर।
हमेशा डेबिट होता है, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। एसेट हमारा संपत्ति, संपत्ति हमेशा डेबिट बैलेंस का होता है, ठीक। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन इज, बताओ डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। अगर आपका एसेट का वैल्यू घट रहा है तो आपका एक्सपेंस हो रहा है, आपका डे पर डे आपका वैल्यू एसेट का घटता जा रहा है, तो ये डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन गोज ऑन। बताओ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको दो और नाम से भी जाना जाता है, आपको अगर पता हो तो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को ही स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोला जाता है और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है। यानी एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तीनों का सेम नाम होता है। और इस केस में डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है मतलब एक जैसा होता है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो समझा दे। अगर जैसे आपका मशीन का वैल्यू 10,000 है, पहला साल में 1,000 रुपए का डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ तो वैल्यू बच गया 9,000। फिर से 1,000 रुपया ही डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाएगा तो बचेगा 8,000। फिर से 1,000 रुपये का डेप्रीसिएशन। तो जब हर साल आपका डेप्रीसिएशन सेम अमाउंट से चार्ज किया जाता है तो ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है ना। तो यहां पे देखो डेप्रीसिएशन हर साल जो आपका है वो फिक्स है, यानी आपका कांस्टेंट है, इसीलिए इसका आंसर कांस्टेंट होता है, ना ही डिक्रीजिंग ना ही इंक्रीजिंग। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड। बताओ लैंड का जो लाइफ होता है वो क्या होता है? तो अनलिमिटेड है सर लाइफ इसका, क्योंकि ये हमारा बढ़ता रहता है, लाइफ इसका जो है वो इंक्रीज करता रहता है, और कब तक ये खत्म होगा ये कोई नहीं जानता है, ना ही ये कांस्टेंट है ना ही लिमिटेड, ये अनलिमिटेड होता है यूजफुल लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट बोला है हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। हम लोग पहले ही बात कर लिए पहला क्वेश्चन में इसका, कि बुक कीपिंग का जो इन्वेंट करने वाला पर्सन था वो यहाँ पे था ल्यूकस पासियोली, यानी ल्यूकस पासियोली इसको इन्वेंट किया था, वो भी 1494 में किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी इन एग्जिस्टेंस। बताओ हमारे पास गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी जो होगा वो चलता रहेगा, चलता रहेगा मतलब वो रनिंग पीरियड में रहेगा। कब तक चलेगा? क्या वो परमानेंटली, क्या वो टेम्पोररी, क्या वो डेफिनिट, क्या वो इनडेफिनिट? तो इसका आंसर होता है इनडेफिनिट, यानी हम लोगों को पता नहीं है कि कब तक वो चलेगा, अनिश्चित काल तक वो चलता रहता है, हमारे पास अनिश्चित काल तक चलता रहता है, ठीक है, उसका कोई माई बाप नहीं है। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट इज। बताओ बैंक अकाउंट क्या है हमारा? पर्सनल अकाउंट, नॉन पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट? तो सर ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। आपको पता होगा पर्सनल अकाउंट 3 तरीके का होता है, पर्सनल अकाउंट 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? पर्सनल में आता है नेचुरल पर्सन, आता है आर्टिफिशियल पर्सन, आता है ना, आर्टिफिशियल पर्सन आता है, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव, एक आता है क्या? रिप्रेजेंटेटिव आता है। तो ये 3 तरह का हमारे पास होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो बैंक अकाउंट जो होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो इसीलिए आपका बैंक अकाउंट आर्टिफिशियल में आएगा, ठीक है, यानी पर्सनल अकाउंट में आएगा, आपका हेडिंग पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट, नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर। बताओ किसके लिए जर्नल एंट्री पास नहीं किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ दिस? तो जानते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट के लिए जर्नल एंट्री पास नहीं किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। उसमें डायरेक्टली वैल्यू को कम करके दिखा दिया जाता है, लेकिन उसका जर्नल एंट्री पास नहीं होता है। नेक्स्ट, when the total of trial balance is not reconciled the account open at this juncture is। बताओ हम लोग को बोला गया कि जब ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं करता है, जब उसका डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होता है, तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? तो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़े हो, कौन सा चैप्टर? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़े हो, तो उसमें आप पढ़े होगे कि जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है, सस्पेंस अकाउंट उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट। बताओ नॉर्मल प्रॉफिट से जो हमारा रिजर्व क्रिएट होता है उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व? तो इसका आंसर होता है जनरल रिजर्व। जब नॉर्मल प्रॉफिट से आप रिजर्व क्रिएट करते हो तो जनरल रिजर्व होता है वो चीज हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज अ। बताओ बिल्स रिसीवेबल आपका कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल, पर्सनल, रियल या नॉन ऑफ दिस? तो इसका अकाउंट हो जाता है पर्सनल अकाउंट। जैसे अभी हम बताए थे पर्सनल का 3 चीज, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। कौन सा होता है? रिप्रेजेंटेटिव में आ जाता है, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव में आ जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसलिए इसका आंसर होगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट,
एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज कॉल्ड, बताओ बिल जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको ड्रॉई बोलते हैं हम लोग। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़े होगे ये चीज, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़े हो, जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसको ड्रॉई कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज, बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या होता है? रिक्वेस्ट, प्रॉमिस या ऑर्डर? इसका आंसर होता है ऑर्डर। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसलिए ये ऑर्डर होता है हमारा, ठीक है। प्रॉमिस नहीं होता है, प्रॉमिस होता है हमारा प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट को प्रॉमिस बोलते हैं। यहां पे ऑर्डर दिया जाएगा, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा एक ऑर्डर है। चलिए नेक्स्ट, द पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज आर, बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन से पार्टी होते हैं? तो ड्रॉअर भी होता है, ड्रॉई भी होते हैं और पेई भी होते हैं, मतलब इसमें तीनों होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल बट इट इज रिकवर्ड फ्रॉम। जब नोटिंग चार्ज कब पेमेंट किया जाता है आपको पता होगा, जब बिल डिजॉनर हो जाता है, तो डिजॉनर के केस में नोटिंग चार्ज पेमेंट किया जाता है। तो जो बिल का जो होल्डर होता है वो नोटिंग चार्ज पेड करता है उस वक्त, लेकिन वो रिकवर करता है किससे पता है? ड्रॉई से, यानी जिससे पेमेंट मिलना था उससे हम लोग रिकवर करते हैं, यानी ड्रॉई हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? ड्रॉई जिसको बोलते हैं। और ड्रॉई नहीं बोलोगे तो यहाँ पे पेई नाम लिखा हुआ है, पेई भी कर सकते। पेई कौन? पेई नहीं कर सकते, सॉरी, पेई होता है उसको जिसको पैसा पाना होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ड्रॉई ही रहेगा। अगर यहाँ पेयर होता तो कर सकते थे पेयर को, लेकिन यहाँ पे ड्रॉई लिखा है तो ड्रॉई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ, बता ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, है ना, इसीलिए हम लोग का ये नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट बोला गया कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ हमारे पास 1,20,000 रुपया। तो इस तरह का केस में तुमको जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, इसका सिंपल सा ट्रिक बताते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप परसेंटेज देखो कि किसके ऊपर दिया हुआ है, तो परसेंटेज जो ग्रॉस प्रॉफिट का है वो है सेल्स के ऊपर। तो आप बचपन में पढ़े थे वो वाला चीज लिख दो यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अगर आप हिंदी में पढ़े हो तो लाभ वाला पढ़े हो ना, लाभ हानि वाला चैप्टर, क्रय मूल्य प्लस लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य, वही वाला। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अगर आप ये पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए, और जब पता है तो अब सोचो परसेंटेज जो दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट का वो सेल्स के ऊपर दिया हुआ है, तो सेल्स को आप अपने से 100 ले लोगे, क्योंकि परसेंटेज के टर्म में 100 होता है टोटल। इसलिए अगर ऑन कॉस्ट बोलेगा तो कॉस्ट को 100 लेंगे, ऑन सेल्स बोलेगा तो सेल्स को 100 लेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑन सेल्स दिया है इसलिए सेल्स को 100 ले लिए। अब बताओ 20% बोला गया था ग्रॉस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के जगह लिखेंगे 20, तो बताओ कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि 80 में 20 जोड़ेंगे तभी तो 100 बनेगा। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है हम लोगों को, आया समझ में? तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 80 के बराबर। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ है 1,20,000 रुपया, 1,20,000, मतलब 1,20,000 जो हमारा दिया हुआ है वो कॉस्ट दिया हुआ है, और कॉस्ट हमारा कितने के बराबर है? 80 के बराबर। 80 से डिवाइड कर देंगे और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दिया है उससे डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। बताओ क्या निकालने बोला था? कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट यानी 20 के बराबर हम लोग को निकालने बोला है, 20 के बराबर। तो सिंपल सा तरीका, इसको कैलकुलेट करोगे 4 बार में कटेगा, 4 से 3 बार में कटेगा, यानी 30,000 रुपए निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 30,000। बोलो समझ में आया? फिर से इसको एक बार हम समझा देते हैं, ध्यान से समझ लेना, इसको पहले मिटा देते हैं। बताओ जब 20% ऑन सेल्स बोला गया है तो आपको क्या करना है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस का इक्वेशन बना लेना है। ऑन सेल्स बोला गया है तो सेल्स को 100 ले लो, प्रॉफिट 20 है तो 20 हो जाएगा। तो बताओ कितना में 20 जोड़ेंगे जो 100 बनेगा? तो 80 में जोड़ेंगे। तो ये कॉस्ट हो गया। अब तुमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ 1,20,000 रुपए का, तो ठीक है लिखो यहाँ पे 1,20,000 रुपया, ये हमारा कॉस्ट है। तो कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, मतलब 80 से डिवाइड करेंगे, और जो निकालना है उससे डिवाइड इंटू कर देंगे। बताओ प्रॉफिट निकालने बोला था तो प्रॉफिट 20 का है, 20 से इंटू कर देंगे, और ये काम करने से तुम्हारे पास 30,000 निकल के आता है, यानी 30,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैरेज एंड फ्रेट ऑन गुड्स परचेज इज शोन इन। बताओ जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो उसमें जो भी कैरेज या फ्रेट हम लोग चार्ज करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो हमारा कहां पे आता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ना ही वो बैलेंस शीट में, ना ही पीएल में, ना ही सस्पेंस में, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट इज टू असर्टेन।
बताओ हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं उससे क्या निकल के आता है, तो हम लोग प्रॉफिट लॉस भी निकालते हैं, है ना, और फिनेंशियल पोजीशन भी देखते हैं, बैलेंस शीट से हम लोग को फिनेंशियल पोजीशन पता चलता है। तो ये डी नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट या लॉस एंड फिनेंशियल पोजीशन। देखो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं, तो ट्रेडिंग से निकलता है जीपी, पीएल से निकलता है नेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है ट्रेडिंग और पीएल से। और जो बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट से हम लोग को फिनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। आया समझ में? तो इसीलिए हम लोग का फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, तो प्रॉफिट लॉस और फिनेंशियल पोजीशन के लिए बनाते हैं हम लोग। बोलो बात समझ में आया? तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या होता है? क्या ये अकाउंट है, क्या ये लेजर है, क्या ये स्टेटमेंट है, या अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों है? तो बोलेंगे सर ये फाइनल अकाउंट हमारा अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों है, क्योंकि अभी अभी बताए थे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएल अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। तो ट्रेडिंग जो है वो अकाउंट है, पीएल भी जो है वो अकाउंट है, लेकिन बैलेंस शीट जो हमारा होता है वो स्टेटमेंट होता है। मतलब फाइनल अकाउंट में आपका दोनों चीज आता है, अकाउंट भी आता है और स्टेटमेंट भी आता है। बोलो बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। प्रीपेड रेंट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज। बताओ प्रीपेड रेंट को हम लोग बैलेंस शीट में कहां पे दिखाते हैं? तो करंट एसेट में दिखाते हैं। कहां पे दिखाते हैं? करंट एसेट, क्योंकि हम लोग जब रेंट को ज्यादा पेड करके रख दिए पहले से तो प्रीपेड हो जाता है और ये हमारा एसेट होता है, लेकिन करंट एसेट में होता है, फिक्स एसेट नहीं है। फिक्स एसेट में होता है वो सब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आता है फिक्स एसेट में। करंट एसेट में आता है प्रीपेड रेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following will not appear in profit and loss account of the business? बिजनेस के पीएल में कौन सा चीज नहीं आता है? तो बैड डेट तो आता है, इंटरेस्ट तो आता है, अक्रूड इनकम भी आता है, ड्राइंग नहीं आता है। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ड्राइंग, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है, तो इसका मतलब ड्राइंग हमारा नहीं आता है पीएल में। ठीक है, एसेट साइड में, उसको लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ता है, कैपिटल से लेस करके, कैपिटल से लेस करके दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस, इट इज शोन इन। अगर तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखाया है तो इसको कहां पे दिखाएंगे? तो आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वेजेस बाकी है, मेरा लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमारा बैलेंस शीट में शो करता है, इसीलिए हमारा सी आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट, क्योंकि इसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। बोलो बात समझ में आया? ठीक है, वही अगर बोल देता कि आउटस्टैंडिंग वेजेस इज शोन इन एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट में दिखाया जाता, अदर इंफॉर्मेशन में दिखाया जाता, तब इसका डबल इफेक्ट पड़ता, तब ये ट्रेडिंग में भी आता और बैलेंस शीट में भी जाता, तब हमारा डी नंबर आंसर हो जाता, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन ये हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट पड़ता है, एक ही जगह जाता है, और वो जाएगा हमारा कहां पे? बैलेंस शीट में, इसीलिए इसका आंसर बैलेंस शीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज शुड बी इन अकाउंटिंग रिपोर्ट। अकाउंटिंग रिपोर्ट में क्या क्वालिटी होना जरूरी है? तो रिलेवेंस का होना जरूरी है, एक्यूरेसी का जरूरी है, कंप्लीटनेस का भी जरूरी है, कंप्लीटनेस का, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, यानी सभी का होना जरूरी है अगर आप अकाउंटिंग रिपोर्ट सबमिट करते हो तो। आगे बोला टैली इज, बताओ टैली हमारा सॉफ्टवेयर होता है सर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नाम सुने होंगे, टैली ERP9, टैली प्राइम, ये सब का नाम सुने होंगे। तो टैली जो हमारा है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन सा हमारा पर्पस होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का? एडवर्टाइजिंग, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, स्टॉक कंट्रोल या मार्केटिंग रिसर्च। तो इसका राइट आंसर होगा स्टॉक कंट्रोल। स्टॉक कंट्रोल करना इसका पर्पस होता है, मेन पर्पस होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज। हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यानी कंप्यूटर अकाउंटिंग जो होता है उसमें क्या लिमिटेशन होता है? तो ये एक्सपेंसिव होता है, बिल्कुल सही है, खर्चीला होता है, खर्चा ज्यादा लगता है कंप्यूटर खरीदने में। वायरस, हाँ वायरस भी आता है कंप्यूटर में। स्पीड, हाँ स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, स्पीड कम ज्यादा भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, यानी लिमिटेशन जो होता है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, एक्सपेंसिव भी होता है, वायरस भी होता है और स्पीड भी होता है। ठीक है, गति का बात होता है। हाउ मेनी बिट कंस्टिट्यूट वन बिट। बताओ एक बाइट में कितना बिट होता है? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, 8 बिट होते हैं इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द फैक्ट विच कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैज इम्प्लिसिट मीनिंग इज कॉल्ड। बताओ कौन सा चीज होता है? इंफॉर्मेशन, डेटाबेस, डेटा या नन ऑफ दिस।
कौन सा चीज है जो रिकॉर्ड किया जाता है और उसका इंप्लिसिट मीनिंग होता है, निश्चित अर्थ होता है उसका होता है डेटा का। किसका होता है? डेटा का। यानी डेटा हम लोग जो कलेक्ट करते हैं उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है और उसका एक मतलब भी होता है, इसलिए हमारा इसका आंसर डेटा हो जाएगा, डाटा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, ऑल ऑफ दिस। कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, डीबीएमएस इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछ देता है, ध्यान रखना, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये जो होता है वो सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर, तो इसीलिए इसका आंसर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो ये आपका जो क्वेश्चंस था 40 क्वेश्चंस वो हम लोग सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक करो और दोस्तों तक शेयर करो। थैंक यू।